हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं उत्प्रेरक के बारे में। किसके विषय में बात कर रहे हैं? उत्प्रेरक के बारे में। उसके लिए आप एक उदाहरण देखिए। 2SO2 प्लस O2 अभिक्रिया के बाद 2SO3। देखिए ये आपके अभिकारक हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम? अभिकारक। और इनको हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। देखिए अभिकारक और उत्पाद के अंदर हमने एक तीर का निशान लगा के उसके ऊपर कुछ लिखा है, उसे हम उत्प्रेरक बोलते हैं। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? देखिए वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि अभिकारक तेजी से उत्पाद में बदलें या अभिकारक धीरे उत्पाद में बदलें, तो मैं उसमें एक क्या डाल दूंगा? उत्प्रेरक डाल दूंगा। तो उत्प्रेरक क्या कर सकते हैं? अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन स्वयं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक क्या कर सकता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, अभिक्रिया के वेग को कम कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, उत्प्रेरक बहुत ही कम मात्रा में उपयोग में लिए जाते हैं। मतलब जब हम अभिक्रिया का वेग बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो उत्प्रेरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कम होती है, ज्यादा नहीं होती। नंबर 3, ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते। ये अभिक्रिया को क्या नहीं कर सकते? प्रारंभ नहीं कर सकते। उत्प्रेरक सिर्फ अभिक्रिया के वेग को ही परिवर्तित कर सकते हैं। नंबर 4, विशिष्ट अभिक्रिया के लिए, मतलब हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक काम में लेंगे। जैसे इस अभिक्रिया में हमने इसको उपयोग किया। अब ये अभिक्रिया देखिए आप, इस अभिक्रिया में अमोनिया बनेगा, लेकिन हम कौन से उत्प्रेरक को काम में लेंगे? Fe को लेंगे। तो विशिष्ट अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये अभिक्रिया तेजी से हो, अभिक्रिया क्या हो? तेजी से हो या धीमे हो, तो उसमें एक विशेष उत्प्रेरक ही काम में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कोई भी उत्प्रेरक उस अभिक्रिया के अंदर लगा दें। अगला पॉइंट है नंबर 5 कि अभिक्रिया में जितनी तेजी से अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे, उत्पाद उतनी तेजी से पुनः अभिकारक में बदल सकते हैं। मतलब उत्प्रेरक अभिक्रिया को दोनों ही दिशाओं में समान रूप से प्रभावित करता है। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया को दोनों ही दिशाओं में समान रूप से प्रभावित करता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि मान लीजिए ये अभिक्रिया जो उत्प्रेरक है ये एक निश्चित ताप पर अधिक प्रभावी होता है। एक निश्चित ताप पर उत्प्रेरक क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है। जैसे ही हमने ताप में परिवर्तन कर दिया तो उत्प्रेरक क्या हो जाएगा? उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। मतलब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बदल जाएगी, जिससे अभिक्रिया की क्रियाशीलता पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताए हैं उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक क्या होते हैं? बहुत ही कम मात्रा में उपयोग में होते हैं, इनमें स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अभिक्रियाओं के वेग को दोनों दिशाओं में समान रूप से प्रभावित करते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते, ये क्या कर सकते हैं? अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। और उत्प्रेरक जो है वो एक निश्चित ताप पर अधिक क्रियाशील होता है। जैसे ही हम ताप में परिवर्तन करेंगे तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, जिससे क्या होगा? ये अधिक प्रभावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हुई अभिक्रिया में भी परिवर्तन आ जाएगा। अभिक्रिया के वेग में या तो तेजी या मंद गति दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और अगर उत्प्रेरक पूर्ण रूप से क्रियाशील है तो अभिक्रिया को वो पूर्णतः क्या करेगा? प्रभावित करेगा। मतलब एक निश्चित ताप पर ही उत्प्रेरक अधिक क्रियाशील रहता है। चलिए आगे हम बात करते हैं उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में। किसके विषय में? उत्प्रेरक के प्रकार। आगे बात करते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पे हमने उत्प्रेरक को 2 भागों में बांटा है। किसके आधार पे? भौतिक अवस्था के आधार पे। भौतिक अवस्था के आधार पे
उत्प्रेरक के कितने प्रकार हैं? 2। समझ लेते हैं हमें। देखिए जैसे पहला आ गया समांगी उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक? समांगी उत्प्रेरक। देखिए समांगी का मतलब होता है समान। समांगी का क्या मतलब होता है? समान। अब उदाहरण बताता हूं मैं आपको, पहले उदाहरण समझते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ आएगा। +O2 अभिक्रिया के बाद 2SO3, लेकिन हमने इसमें क्या डाला था? NO। अब देखिए अभिकारक अभिकारक दोनों कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। उत्पाद गैसीय अवस्था में है और उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में है। तो हम समांगी उत्प्रेरक किसे कहेंगे? समांगी उत्प्रेरक अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक, जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए यहाँ पे उत्प्रेरक की कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था है। उत्पाद गैसीय अवस्था में है और अभिकारक भी कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। ये जी का मतलब गैस, आप समझ गए? मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, उसे हम कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, भौतिक अवस्था के आधार पे हम बात कर रहे हैं ना, तो पहले हमने समांगी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं विषमांगी। विषमांगी उत्प्रेरक। अब इसमें क्या होगा? देखिए समांगी में भौतिक अवस्थाएं क्या थी? समान थी, और विषमांगी में भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी? भिन्न होंगी। देखिए अभी मैं आपको उदाहरण वही बार बार बता रहा हूं ताकि एक तो हमें याद हो जाए, दूसरा आपको ये पता चल जाए कि हम एक ही उदाहरण एक से ज्यादा जगह पे उपयोग में ले सकते हैं। जैसे N2 + 3H2 Fe + 2NH3। अब देखिए इन दोनों की भौतिक अवस्था गैसीय है, गैसीय है, और यहाँ पे ये ठोस है। तो विषमांगी उत्प्रेरक क्या हो गया? वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या हो गया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? भिन्न होती हैं, उसे हम कौन सा उत्प्रेरण कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। समझ आ गया आपको? समांगी उत्प्रेरक में भौतिक अवस्थाएं समान थी, विषमांगी में भौतिक अवस्थाएं क्या है? भिन्न है। उत्प्रेरक गैस है और अभिकारक गैस है और उत्प्रेरक कैसा है? ठोस है। विषमांगी उत्प्रेरक का पता चल गया आपको? चलिए मैंने कहा था ना एक ही अभिक्रिया बहुत सी जगह पे काम आती है, जैसे अब आप इसको संयोजन अभिक्रिया में लिख सकते हो, और हमने पहले पढ़ा था उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में भी अगर आपको याद हो, ये उदाहरण हमने काम में लिया था ऐसे तीर का निशान लगा के। तो इसका मतलब हम अगर एक ही उदाहरण, ऐसा उदाहरण याद करें जो अधिक जगह काम आएगा, तो हमें आसानी होगी पेपर में लिखते समय। चलिए आगे अब हम बात करेंगे क्रियाशीलता के आधार पे, मतलब क्रिया के आधार पे उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पे 2 प्रकार के, समांगी और विषमांगी। अब हम बात करेंगे क्रिया के आधार पे उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, अब किसके आधार पे बात कर रहे हैं? क्रिया के आधार पे, मतलब उत्प्रेरक कितना क्रियाशील है या वो उस अभिक्रिया पर क्या प्रभाव डालता है। तो क्रिया के आधार पे अब हम उत्प्रेरक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। किसकी बात कर रहे हैं? धनात्मक। देखिए शब्द आ रहा है धनात्मक। धनात्मक मतलब जो बढ़ा दे, क्या कर दे? बढ़ा दे। देखिए उदाहरण देखिए 2SO2 + O2 अभिक्रिया NO डाला हमने, 2SO3 बना। अब देखिए धनात्मक उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे? बढ़ा दे, उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। किसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक?
वो उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। समझ आ गया? धनात्मक परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही पता चल रहा है। धनात्मक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए, ये उदाहरण आपका कहाँ काम आएगा? संयोजन अभिक्रिया में काम आएगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमने पढ़ा था ये गैसीय अवस्था है, ये भी गैसीय है, ये भी गैसीय है, ये भी गैसीय है। ये कौन सा है? समांगी उत्प्रेरक है। तो एक ही उदाहरण 3 जगह काम कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसे उदाहरण याद करने हैं ताकि पेपर में हमें आसानी हो। चलिए आगे हम बात करते हैं। दूसरा प्रकार है इसका ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो नाम से हमें पता चल रहा है ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे? कम कर दे, उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए 2H2O2 2H2O प्लस O2, या हम डाल रहे हैं ग्लिसरॉल। क्या डाल रहे हैं? ग्लिसरॉल। अब देखिए होता क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यदि मैं संग्रहण करता हूं, मतलब इसे कहीं पे इकट्ठा करके रखता हूं, तो ये अपघटित होकर जल और ऑक्सीजन में बदल जाता है। क्या हो जाता है? जल और ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो जब हम इसका संग्रहण करते हैं तो इसमें कुछ मात्रा की क्या मिला देते हैं? ग्लिसरॉल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? ग्लिसरॉल। क्यों मिला देते हैं? क्योंकि ग्लिसरॉल की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन होने की जो दर है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? अपघटन होने की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे? कम कर दे, उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यदि हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के लिए हमने इकट्ठा कर लिया, और यदि हम उसे बिना ग्लिसरॉल के रखते हैं तो काफी तेजी से वो जल और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा ये। लेकिन यदि हम उसमें कुछ मात्रा की ग्लिसरॉल मिला देते हैं तो इसमें इसके अपघटन की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसे हम कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। अब यही अभिक्रिया आपके किस में काम आएगी? अपघटन अभिक्रिया में भी काम आ सकती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं तीसरा स्वतः उत्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में? स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक, देखिए स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं? इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं स्वतः उत्प्रेरक का। ये उदाहरण देखिए CH3COO2H5 प्लस O2 H2 आएगा, H2O अभिक्रिया के बाद CH3COOH प्लस C2H5OH। दिख रहा है आपको? ठीक है, CH3COO2H5 प्लस H2O CH3COOH प्लस C2H5, इसे बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट जल, एसिटिक एसिड, एथेनॉल। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, समीकरण बड़ी लग रही है, अभी आपको याद करवा देता हूं। इसमें एक ही चीज आपको याद करनी पड़ेगी, बताता हूं। देखिए इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही हमने अभिक्रिया शुरू करवाई, अभिक्रिया शुरू हुई, तो इसमें जैसे ही एसिटिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल बनेगा। एसिटिक अम्ल की मात्रा, थोड़ी सी मात्रा बनने पर ही अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो देखो स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः मतलब हमने इसमें कोई उत्प्रेरक नहीं डाला, इसमें जो उत्पाद बना था वही किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अभिक्रिया प्रारंभ हुई, इसकी गति मंद थी,
लेकिन जैसे ही एसिटिक अम्ल की कुछ मात्रा बनी, किसकी मात्रा बनी, एसिटिक अम्ल की कुछ मात्रा बनी, तो उसने किसका काम किया, उत्प्रेरक का काम किया। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्वतः उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। समझ आ गया आपको? अब देखो इसे याद करने में आपको समस्या आ रही है, तो देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ। देखो याद करने का तरीका है कि याद रह जाए, H और OH में लिख सकता हूँ क्योंकि H2O मिल जाएंगे। अब देखिए आप क्या कीजिए, अब यहाँ पे डबल O है ना, तो यहाँ से इसको तोड़ दीजिए। तोड़ दिया मैंने, इस तरफ क्या लिख दीजिए H, क्योंकि OH इधर नहीं जुड़ेगा, और इस तरफ क्या लिख दीजिए OH लिख दीजिए। अब क्या होगा, क्या बना, CH3COOH, CH3COOH, और यहाँ पे C2H5 OH जुड़ गया, बन गया ना। तो हमें ज्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक अभिकारक का नाम याद किया, जल का सूत्र याद किया, एक अभिकारक का सूत्र याद किया, जल का सूत्र आपको याद है, तो इसे तोड़ दो H और OH में। H एक तरफ लिख दो, OH एक तरफ लिख दो। जहां पे O आएंगे, 2 O हो गए, वहां पे O और नहीं जोड़ना हमने, सिर्फ वहां पे क्या जोड़ेंगे H, यहाँ पे OH जोड़ेंगे। क्लियर हो गया आपको स्वतः उत्प्रेरक? चलिए अब हम आगे बात करते हैं जैव उत्प्रेरक के बारे में। इसके विषय में जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक देखिए किसे कहते हैं जैव उत्प्रेरक, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, या हम कह दें वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में काम में लिए जाते हैं। मतलब जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब जो जीव जंतुओं में होती हैं, हम ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में, इन्हें हम एंजाइम भी कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने में काम में लिए जाते हैं, ठीक है, और इन्हें हम एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए माल्टेज और माल्टोज, माल्टोज माल्टेज, और यहां आएगा आपका ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज है आपका। माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, माल्टोज ग्लूकोज में बदल रहा है, लेकिन जो माल्टेज एंजाइम है इसकी उपस्थिति से इसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसे हम कौन सा बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं और इन्हें हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। उदाहरण आपने याद करना है, माल्टोज, और माल्टोज किस में बदल रहा है, ग्लूकोज में। किसकी उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए मैंने आपको उत्प्रेरक 2 प्रकार के करवा दिए। सबसे पहले एक भौतिक अवस्था के आधार पे, जो 2 प्रकार के थे हमारे, कौन कौन से, सुमांगी और विसुमांगी। और दूसरा क्रिया के आधार पे, कौन कौन से, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। देखिए इनको क्या बोलते हैं, पहले को बोलते हैं उत्प्रेरक, ये 2 प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। देखिए उत्प्रेरक वर्धक, नाम में ही पता चल रहा है, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या कर दें, वृद्धि कर दें, उन्हें हम उत्प्रेरक वर्धक के नाम से जानते हैं। उदाहरण देखिए N2+3H2, हमने क्या डाला था इसमें, अभी की थी ना अभिक्रिया Fe, और क्या बना था 2NH3। मान लीजिए ये अभिक्रिया सामान्य गति से हो रही है और मैं ये चाहता हूं, Fe डालने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, या ये मान लीजिए मैंने Fe नहीं डाला और अभिक्रिया सामान्य गति से हो रही है। अब मैंने Fe डाल दिया उत्प्रेरक और अभिक्रिया की गति में वृद्धि होगी। अब मैं ये चाहता हूं कि अभिक्रिया की गति में और वृद्धि हो, तो अभिक्रिया की गति में कब वृद्धि होगी, जब Fe की क्रियाशीलता बढ़ेगी। क्या होगा, जब Fe की क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए मैंने क्या डाल दिया, MO डाल दिया,
क्या डाल दिया, MO डाल दिया। अब MO क्या करेगा, Fe की क्रियाशीलता में वृद्धि करेगा और Fe क्या करेगा, अभी जब Fe अधिक क्रियाशील हो जाएगा तो अभिक्रिया की गति में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, उत्प्रेरक वर्धक के नाम से जानते हैं। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर दें, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक वर्धक के नाम से जानते हैं। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि होगी तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ आ गया आपको। चलिए दूसरा बात करते हैं हम उत्प्रेरक विष के बारे में। किसके बारे में, उत्प्रेरक विष के बारे में। अब देखिए विष का मतलब जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर दे, कम कर दे। जैसे अभी यही उदाहरण लेते हैं, N2 प्लस 3H2, ये उदाहरण तो आपको याद हो गया होगा। Fe प्लस 2NH3, अभिक्रिया तेजी से हो रही थी। मैं चाहता हूं कि अब अभिक्रिया की गति में क्या आ जाए, कमी आ जाए। अभिक्रिया की गति में कब कमी आएगी, जब Fe की क्रियाशीलता में कमी आएगी। तो Fe की क्रियाशीलता में कमी लाने के लिए मैंने इसमें क्या डाल दिया, CO डाल दिया। समझ आ गया। CO डालने पर Fe की क्रियाशीलता में कमी आएगी, जिससे अभिक्रिया की गति में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। लेकिन यदि CO की जगह मैं MO डाल देता, क्या डाल देता, MO डालने पे क्या होता, Fe की क्रियाशीलता में वृद्धि होती और अभिक्रिया की गति में वृद्धि होती। अब मैंने क्या डाला है, CO इसके अंदर डालने पर क्या होगा, Fe की क्रियाशीलता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिससे समीकरण या अभिक्रिया की गति में भी कमी आ जाएगी। तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, उत्प्रेरक विष के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ाया और भौतिक अवस्था के आधार पे हमने उत्प्रेरक को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 बांटों में, 2 भाग। भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे 2 भाग। पहला समांगी और विसमांगी। दूसरा क्रियाशीलता के आधार पे हमने इसको 4 भागों में बांटा। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, नंबर 2 ऋणात्मक उत्प्रेरक, नंबर 3 स्वतः उत्प्रेरक और नंबर 4 जैव उत्प्रेरक। और अब हम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पे हमने 2 पदार्थों का उपयोग किया, एक तो वर्धक और एक उत्प्रेरक के लिए किसका काम करेंगे, विष का काम करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर दे, बढ़ा दे, और उत्प्रेरक विष जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी कर दे। आपका चैप्टर खत्म हो गया। कल हम कुछ समीकरणों के बारे में बात करेंगे, जिसके विषय में आपको बताऊंगा कि एक ही समीकरण कितनी जगह पे उपयोग में ली जा सकती है या हम उनका उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। धन्यवाद।